हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चैप्टर चल रहा है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। आज भी अपन 10 MCQ करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम कहते हैं, 1881 का ये एक्ट है। ये किस तिथि से प्रभावी हुआ? ये अप्रैल 82 से प्रभावी हुआ, अप्रैल 81 से प्रभावी हुआ, ये मार्च 82 से या मार्च 81 से। पहली बात तो ये है, एक्ट का नाम भले ही 1881 हो, लेकिन ये प्रभावी 1882 से हुआ है। तो आपका ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब आपकी लड़ाई है ए और सी में कि अप्रैल के पहले दिन से इफेक्टिव हुआ या ये मार्च के पहले दिन से इफेक्टिव हुआ। सर ये मार्च के पहले दिन से इफेक्टिव हुआ। सर याद कैसे करें? और कोई तरीका नहीं है। 1881 का ये एक्ट है, 1882 से प्रभावी हुआ, मार्च के पहले दिन से प्रभावी हुआ। चलिए मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। ये द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है। अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो पूरी PDF निकल के आ जाएगी। 9 दिसंबर 1881 को ये सूचना निकाली गई है और इसमें कमेंसमेंट, प्रारंभ होने की तिथि लिखी है, एंड इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च। ये है मेन तारीख। ये 1882 के फर्स्ट डे से हुआ। लेकिन कुछ और बातें बता दूं, जैसे इसमें लिखा है एन एक्ट। ये एक्ट क्यों है? एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक्ट किस बारे में है। ये 3 चीज़ों के बारे में है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में। इन तीनों को गवर्न करता है, उनके रूल्स को बनाता है और बाद में ज़रूरत होती है तो अमेंड भी करता है। तो रूल्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। एक और बात है, लोकल एक्सटेंट देख लीजिए। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत में लागू होता है, तो उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। भारत में रहने वाले भारतीय चाहे गैर भारतीय सब पे ये लागू होता है। लेकिन ये भी है कि ये इंडियन पेपर करेंसी एक्ट के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। और याद रखिएगा, मैं अभी बोल देता हूँ, प्रतिज्ञा पत्र में आपका जो करेंसी नोट होता है वो शामिल नहीं होता। कहीं ना कहीं काम आएगी बात। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है, द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट हैज़ बीन डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन। तो ये काफ़ी चिढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं, कम से कम मुझे तो चिढ़ाते हैं, क्योंकि अब इसमें धारा याद करो, एक तो होता है नियम याद करो और एक होता है नियम संख्या याद करो। तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है, हमने ये तो कर लिया कि भाई ये एक्ट प्रॉमिसरी नोट पे बात करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे बात करता है और चेक पे बात करता है। तो अब आप इसको याद कर लीजिए, 4 नंबर धारा, 5 नंबर धारा और 6 नंबर धारा इनके लिए है। इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा। तो प्रॉमिसरी नोट को गवर्न करने वाली जो धारा है वो है आपका खंड 4 या सेक्शन 4, धारा 4, ठीक है। एक बार इसको भी देख लीजिए। इसका आंसर इन्होंने ए दे दिया है यहाँ पे, इसका आंसर डी होने वाला है, ठीक है। चलिए, डी सेक्शन 4 एक बार मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 1, जैसे आप एक्ट खोलेंगे, एक्ट का ये पेज देखेंगे तो चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी लिखा हुआ है, चैप्टर 2 में बताया गया है ऑफ नोट्स, बिल्स एंड चेक्स। इसमें देखो 4 में प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है, 5th में बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है और 6 में चेक को डिफाइन किया गया है। उसके बाद 7 के अंदर ड्रॉवर, ड्रॉई वगैरह वगैरह, इनके डेफिनेशंस आपको वो तो अंदर डिटेल से मिलेंगे। पर 4 में है प्रॉमिसरी नोट, 5 में है बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 में है आपका चेक। पक्के? क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है YouTube वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा YouTube वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको PDF मिलेंगे। ये PDF कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा, ठीक है। अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। What is not ट्रू अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में या जो विनिमय विपत्र होता है उसके बारे में क्या सत्य नहीं है? सत्य असत्य पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हालांकि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता दूं। सपोज कीजिए इसमें एक ए व्यक्ति होता है और एक व्यक्ति बी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत कहाँ से होती है? तो ए व्यक्ति क्या करता है, बी व्यक्ति को सेल करता है, बी चाहता है कि उधार मिले। अब ए उधार देना चाहता है लेकिन सेफ्टी भी रखना चाहता है, तो ए क्या करेगा, इसको माल बेचेगा
माल बेचने के बाद ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, यानी एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा। उसकी एक लैंग्वेज होगी कि आज से 3 महीने के बाद आप मुझे या मेरे द्वारा भेजे गए व्यक्ति को 2 लाख रुपए भुगतान करेंगे, जिसका आपको मूल्य प्राप्त हो चुका है। यानी क्लियर अपन 2 लाख रुपए भुगतान करने का उसको आदेश लिखेंगे, ठीक है। अगर बी ने सचमुच हमसे माल खरीदा है तो वो बोलेगा, लिखेगा उसके ऊपर स्वीकार किया, एक्सेप्टेड, यानी वो बिल को स्वीकार करेगा। उसके बाद वो बिल हमारे पास आ जाएगा और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जितनी भी अपन ने मुद्दत लिखी है, जितनी भी अपन ने उसमें टेन्योर लिखा है, उतने महीने के बाद अपन उसको बिल प्रेजेंट करेंगे और बिल का पेमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कहानी आपको पता लग गई। अब क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये राइटिंग में होता है, जी हाँ। इट इज़ साइंड बाय द मेकर, बिल्कुल मेकर या ड्रॉवर, हिंदी में बोल सकते हैं आदेशक या लेखक, क्योंकि हम आदेश देंगे और ये हमारे द्वारा बनाया जाता है और सामने वाले के पास जब प्रस्तुत होता है पहले तो वो उसको स्वीकार किया, एक्सेप्टेड लिखता है, ठीक है। सर्टेन सम ऑफ मनी इज मेंशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल एक निश्चित राशि का उल्लेख होता है। आप मुझे 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दे देंगे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। आप जितनी सहूलियत, आपके पास जितने पैसे अवेलेबल होंगे वो दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर कट एक अमाउंट होता है। अब तक क्या पढ़ा, राइटिंग में होगा, इस पे बनाने वाले के साइन होंगे और जिसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा वो भी साइन करेगा, और इस पे एक निश्चित राशि होती है, बिल्कुल सही बात है। इट कंटेन्स अ कंडीशनल ऑर्डर, नहीं, इसमें कंडीशनल कोई कंडीशन नहीं होती। प्रतिज्ञा पत्र जो होते हैं, प्रॉमिसरी नोट और विनिमय बिल, दोनों में एक बात में समानता है कि इसमें जो होता है कोई शर्त नहीं होती। मैं उसे ये नहीं लिखूंगा कि आपके घर में ये हो जाएगा या मैं ये कर दूंगा तो आप मुझे भुगतान करेंगे, नो। क्लियर कट होता है कि आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आप मुझे या मेरे द्वारा भेजे गए व्यक्ति को इतनी राशि भुगतान करेंगे। वर्ड सुनिएगा, या तो आदेश होता है या निर्देश होता है, निवेदन भी नहीं होता है। इसकी लैंग्वेज होती है या तो आदेशात्मक होती है या निर्देशात्मक होती है। थोड़ी सी पोलाइट हो सकती है, लेकिन आप अर्जी लगा रहे हो, आवेदन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप क्लियर कट आदेश देते हो और वो अनकंडीशनल आदेश होता है, ठीक है। तो इसमें कहा था क्या सत्य नहीं है, तो ये जो लास्ट वाला है सत्य नहीं है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ अ प्रॉमिसरी नोट। अब इसमें से आप पहचानिए कि इनमें से प्रॉमिसरी नोट कौन सा है। फर्स्ट है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 इफ बी डिलीवर्स हिज ब्लैक हॉर्स टू मी ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। मैं बी को 500 रुपये भुगतान करने का वादा करता हूँ अगर बी अपना काला घोड़ा 1 जनवरी को मुझे सौंप देता है तो इसमें आपने क्या कंडीशन लगा दी। अब प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, जैसे वापस अगर मैं एक बार आपको बताऊं, ए और बी की कहानी में ए ने बी को माल बेचा था, आपको याद है। अगर बी कहता है कि सर इंस्ट्रूमेंट मैं तैयार करूंगा, तो उसकी वो एक प्रतिज्ञा करेगा। बी क्या प्रतिज्ञा करेगा कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं या मैं ये वायदा करता हूं कि मैं 3 महीने के पश्चात ए को भुगतान कर दूंगा जिसका मूल्य मुझे प्राप्त हो चुका है। तो एक प्रॉमिसरी नोट की लैंग्वेज होती है, लेकिन उसमें वो कोई कंडीशन नहीं लगाता, वो निवेदन करता है, प्रतिज्ञा करता है, वचन कर देता है, कसम खाता है कि मैं पैसे दे दूंगा। तो ये जो है पहले पॉइंट में कि अगर आप मुझे काला घोड़ा दोगे तो मैं भुगतान कर दूंगा, तो ये प्रॉमिसरी नोट का एग्जांपल नहीं है। सेकंड है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी। वेल अब इसमें क्या बोल रहा है कि मैं बी को पैसे दे दूंगा, मेरी सी से जब शादी हो जाएगी तो उसके 7 दिन बाद मैं भुगतान कर दूंगा। तो ये भी आपने कंडीशन लगा दी, शर्त आरोपित कर दी, एक कंडीशन इंपोज कर दी, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। थर्ड में आपने लिखा है, आई एक्नॉलेज्ड माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। वेल ये जो लैंग्वेज है ना, ये क्लियर कट प्रॉमिसरी नोट की लैंग्वेज है। मैं 1000 रुपये में बी के लिए खुद को ऋणी होने के लिए स्वीकार करता हूँ। न सिर्फ उसने ये माना कि मैं ऋणी हूँ, मेरे ऊपर कर्जा है, मांग पर भुगतान किया जाना है जिसका मूल्य प्राप्त हो चुका है। तो जैसे ही आप मांगोगे मैं भुगतान कर दूंगा, मुझे मूल्य प्राप्त हो चुका है, आप जैसे ही मांगोगे मैं आपको भुगतान कर दूंगा, मैं आपका ऋणी हूँ, मैं वायदा करता हूँ। इस तरह की लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है सर, ये प्रॉमिसरी नोट की लैंग्वेज है। और चौथे में लिखा है, आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। अब इसमें तो अलग ही कहानी है कि मैं बी को 500 रुपये दे दूंगा, मैं बी को 500 रुपये दे दूंगा अगर डी की मृत्यु हो जाए, या डी की मृत्यु पे दे दूंगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर कंडीशन आपने ये लगा दी कि अगर डी मेरे लिए सफिशिएंट प्रॉपर्टी छोड़ के जाए तो, यानी यहाँ तक भी होता ना कि मैं डी की मृत्यु पर आपको पैसे दे दूंगा, तो ये भी कई कोर्ट ने सही माना है, क्योंकि ठीक है कभी ना कभी तो आदमी की मृत्यु होगी और उस समय तक ये आदमी रहा तो ये भुगतान कर देगा। लेकिन आपने क्या बोला
कि मैं भुगतान करूंगा अगर वो मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा तो ये प्रतिज्ञा पत्र की लैंग्वेज नहीं है। कुल मिला के सी जो है, अच्छा मैंने इसलिए बताए, अभी मैं आपको और बताता हूँ। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये बाकायदा उस एक्ट में दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए ये जो है ना, ये पूरी जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉमिसरी नोट के बारे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो बेयर एक्ट है, एक आप याद रखिएगा, कभी भी आपको नियम देखने हो तो असली नियम बेयर एक्ट में होते हैं, लेकिन फिर बाद में उसके संशोधन भी देखने होते हैं। बेयर एक्ट यानी ओरिजिनल एक्ट, किसी ऑथर की किताब नहीं, बेयर एक्ट ओरिजिनल। तो उसमें लिखा है प्रॉमिसरी नोट, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग not being a bank note or a currency note containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। सर क्या है ये? इसमें लिखा है, कुछ बातें आ जाती है कि प्रॉमिसरी नोट एक तो इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। हमेशा मौखिक मेरी मम्मी की कसम मैं पैसे दे दूंगा इस तरह का लैंग्वेज नहीं चलता, एक लिखित लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन जो लिखित है, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, इन चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि प्रतिज्ञा पत्र की भी कई बार आप लैंग्वेज देते हो कि मैं वाहक को या धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो वचन देख के कई लोग सोचते हैं कि जो भारतीय मुद्रा है वो प्रतिज्ञा पत्र का उदाहरण है, वो लगती तो है लेकिन उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। अच्छा, उसमें क्या होता है? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। एक तो अनकंडीशनल होती है, कोई शर्त नहीं लगा सकते। अंडरटेकिंग का मतलब होता है एक प्रतिज्ञा होती है, हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हाँ हम भुगतान कर देंगे, साइंड बाय द मेकर, और जो प्रतिज्ञा करता है वो एक साइन करेगा कि हाँ मैं भुगतान कर दूंगा, क्योंकि खाली लिखे हुए का मतलब है, जब तक साइन नहीं है कोई मतलब नहीं है। टू पे अ सर्टेन सम, उसमें एक निश्चित राशि होती है कि भाई मैं इतनी राशि का भुगतान करूंगा। किसको करूंगा? या तो पर्टिकुलर आदमी को, या तो मैं इस आदमी को भुगतान करूंगा, या ये जिसके लिए आदेशित करेगा, ये जिसके लिए कहेगा मैं उसको भुगतान करूंगा, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जो बिल को लेके आएगा मेरे पास मैं उसको भुगतान करूंगा। तो ये इस तरह की लैंग्वेज होती है। अब जैसे कुछ एग्जांपल है, आप पहचानिएगा कि कौन से प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है। ए में लिखा है आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर, मैं बी को या बी के आदेश पे 500 रुपये भुगतान करने का वचन देता हूँ, ये प्रॉमिसरी नोट है। आई एक्नॉलेज्ड माई सेल्फ टू बी इंडेक्टेड टू बी ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, मैं ऋणी होना स्वीकार करता हूँ, मैं उसके मांगते ही पैसे दे दूंगा, मुझे मूल्य प्राप्त हो चुका है, ये प्रॉमिसरी नोट है। अब ये दोनों प्रॉमिसरी नोट है। अब आगे सारे देखिएगा। मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, मिस्टर बी मैं आपका ऋणी हूँ, तो यहाँ पे ऋण की स्वीकृति है लेकिन भुगतान का वचन नहीं है, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम, मैं बी को 500 रुपये और वो सारी राशियां दे दूंगा जो मेरे ऊपर ड्यू होंगी। तो वो सारी राशियों का डेफिनेशन क्या है पता नहीं है, एक सर्टेन सम होना चाहिए, यानी हर किसी के अंदर प्रॉब्लम है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, पहले सी वाले में कहते हैं प्रतिज्ञा नहीं थी, डी वाले में राशि फिक्स नहीं थी, सी ई में लिखा है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी, मैं 500 रुपये उसको भुगतान करूंगा लेकिन पहले मैं वो राशि काटूंगा जो मैं उसके ऊपर मांगता हूं। तो अगेन आपने थोड़ा सा एम्बिग्यूटी यानी थोड़ी सी अनिश्चितता पैदा कर दी। आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, मेरी सी से शादी होगी, अब पता नहीं कब मरेगी सासू और कब आएंगे आंसू, इस तरह की बातें हैं कि मेरी शादी सी से होगी तो फिर मैं भुगतान करूंगा, तो कंडीशन लगा दी। और आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे द सम, मैं बी को भुगतान करूंगा अगर डी मरते समय मेरे लिए कुछ छोड़ के जाएगा, तो वापस आपने कंडीशन लगा दी, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देनी है। और लास्ट में है आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपये एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स, मैं बी को 500 रुपये और मेरा काला घोड़ा उसे दे दूंगा। ये अगेन निश्चित राशि होनी चाहिए, काला घोड़ा कितने का है छोड़ दो उस बात को। तो ए और बी ठीक है, बाकी सारे प्रॉमिसरी नोट के एग्जाम्पल नहीं है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है,
तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारा 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए। अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें। सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद, कहता है ये जो आप विनिमय साध्य विलेख अधिनियम पढ़ रहे हैं या पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 पढ़ रहे हैं, उसकी धारा 5 किससे संबंधित है। तो अभी अपन ने देखी थी, अब आप देखो याद है या नहीं। नोट पॉज करो और देखो। तो अपन ने वहाँ क्या बोला था, 4, 5 और 6। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड। यस, 4, 5 और 6। जैसे अगर मैं यूँ बोलूँ कि एक होता है जैसे ए, एक होता है बी, एक होता है सी। बी से है बिल ऑफ एक्सचेंज, सी से है चेक, तो ये तो याद हो गए। और ए से, अब ए कुछ नहीं है, ए है प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो धारा 4 का संबंध है प्रतिज्ञा पत्र से। धारा 5 में बताए गए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रावधान, यानी अभी अपने क्वेश्चन का जो है 5वां जो है धारा बिल ऑफ एक्सचेंज संबंधित है। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से, गिवन ऑप्शन के हिसाब से ए है। ठीक है, बाकी और क्या ऑप्शन थे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, चेक, प्रॉमिसरी नोट। अब जो होशियार बच्चा होता है ना, जो पढ़ाई करता है, या पहले मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो इस तरह से करता था कि जैसे प्रॉमिसरी नोट का धारा क्या है, अब मैं बाकी ऑप्शन को भी देख लेता था, अगर वो रेलेवेंट है तो मैं देखता था अच्छा प्रॉमिसरी नोट के क्या है, तो 4 है, जैसे याद हो गई। चेक है तो 6 है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब इसकी कौन सी है, इसकी शायद तक 9 है, देख लेंगे बाद में। चलो, लेकिन इसको अपन याद करते थे। ठीक है, मैं तो अभी थोड़ा थोड़ा याद करके आया था, फिर भूल ही गया वीडियो बनाते बनाते। सही था वैसे, 9 ही है। देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है, 4 में है प्रॉमिसरी नोट, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 में है चेक, 7 में बताया गया है ड्रॉवर, जो बिल लिखता है ड्रॉवर, जिस पे लिखा जाता है ड्रॉई, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर। बिल जब लिखा जाता है सामने वाले पे तो ड्रॉई होता है, और जब वो उसके ऊपर साइन कर देता है, एक्सेप्टेड, स्वीकार किया लिखता है, यानी वो हमारे आदेश को स्वीकार कर देता है, तो वो एक्सेप्टर बन जाता है। और एक्सेप्टर फॉर ओनर और पेई, पेई जिसको भुगतान मिलना होता है, वो हमें भी हो सकता है या हम किसी थर्ड पार्टी को दे देंगे तो भुगतान उसको मिल जाएगा। 8वें में है धारक की परिभाषा दी गई है, और 9 में लिखा है होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, यथाविधि धारक। इस पे अभी क्वेश्चन आएगा। वेल, a negotiable instrument dated 31st August 2022 is made payable 3 months after the date. What will be the maturity date? वो जो एक्ट है ना, उस एक्ट में 2 एग्जाम्पल देके समझाया गया है, मैं वही दोनों समझाता हूँ आपको। सपोज करो किसी ने बिल लिखा 30 अगस्त को, 30 अगस्त को बिल लिखा, सामने वाले ने साइन किया, हमने उस पर लिखा कि 3 महीने बाद आप भुगतान करोगे। तो अब 30 अगस्त में 3 महीने कब पूरे होंगे, एक महीना पूरा होगा 30 सितंबर को, अगला महीना पूरा होगा 30 अक्टूबर को, उसका अगला महीना पूरा होगा 30 नवंबर को,
फिर हम 3 दिन देंगे ग्रेस के, 3 दिन छुट्टी देंगे यानी एक्स्ट्रा देंगे, रियायत देंगे, अनुग्रह देंगे। और 30 नवंबर के बाद आप 3 दिन गिनो तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, तो इसका आंसर होगा 3 दिसंबर। यानी बाय द वे क्वेश्चन अगर 30 अगस्त को बिल लिखा जाता और 3 महीने का ये बिल होता तो इसकी ड्यू डेट 3 दिसंबर होती। 3 दिसंबर को किसी तरह का पब्लिक हॉलीडे, कैजुअल हॉलीडे नहीं है, तो कुछ आपको एडजस्ट नहीं करना। पब्लिक हॉलीडे और कैजुअल हॉलीडे में कैसे एडजस्ट करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अब बात ये करते हैं कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि बिल 31 अगस्त को लिखा गया, 31 अगस्त में 3 महीने, तो अब पहला बच्चा महीना जुड़ेगा तो पहले आएगा 31 सितंबर। अब 31 सितंबर होता नहीं है पर मैंने बोला 31 सितंबर। अगला महीना होगा 31 अक्टूबर, तीसरा महीना होगा 31 नवंबर, और 31 नवंबर में फिर 3 दिन जोड़े जाएंगे। अब यहाँ क्या होता है, कुछ बच्चे होशियारी करते हैं, वो सोचते हैं कि चूंकि 31 नवंबर नहीं होती है तो वो सोच लेते हैं अपने हिसाब से कि 31 नवंबर मतलब 1 दिसंबर, वो ऐसा सोच लेते हैं, और 1 दिसंबर में 3 दिन जोड़ेंगे तो 4 दिसंबर आएगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि 31 नवंबर अगर नहीं होता तो ना होता हो, 31 नवंबर मतलब नवंबर का मंथ एंड हो गया, इसमें आपको 3 दिन जोड़ने हैं, इसका आंसर भी 3 दिसंबर है। यानी अगर ये क्वेश्चन में बिल 30 अगस्त को लिखा जाता तो भी इसका आंसर 3 दिसंबर होता, और अगर इस बिल में, इस क्वेश्चन में तो 31 अगस्त को लिखा गया है तो भी इसका आंसर 3 दिसंबर है। अगर कोई डेट एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको उसके लिए कोई डमी डेट या मनचाही डेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 31 नवंबर नहीं होता तो नहीं होता, नवंबर एंड हो गया है, अब आपको बस 3 दिन जोड़ देने हैं और 3 दिसंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। होप मैं आपको समझा पाया, ठीक है। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है इफ नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड इन अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज व्हेन दे बिल बिकम पेबल। वैसे तो क्या होता है कि जब भी हम प्रोमिसरी नोट लिखेंगे तो प्रोमिसरी नोट की लैंग्वेज क्या होती है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से 2 महीने के बाद मैं भुगतान कर दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज कैसे होती है, आज से 2 महीने के बाद आप मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को, मी और ऑन माई ऑर्डर, आप इस व्यक्ति को भुगतान करेंगे या मुझे भुगतान करेंगे। तो समथिंग एक मुद्दत दी जाती है, एक टेन्योर दिया जाता है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने प्रोमिसरी नोट तो बनाया लेकिन आपने एक मुद्दत नहीं लिखी, आपने नहीं लिखा मैं बी को 10,000 रुपये भुगतान करने का वचन देता हूँ, लेकिन आपने टाइम तो लिखा ही नहीं। आप टाइम नहीं लिखा ना तो फिर जैसे ही वो मांगेगा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन क्या था कि अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया तो फिर उसका टाइम 3 महीने मान लिया जाएगा, गलत। उसका टाइम 6 महीने मान लिया जाएगा, गलत। सी और डी में टाइट कॉन्टेक्स्ट था। सी में लिखा था कि वो पेबल ऑन डिमांड होंगे और डी में लिखा है कि वो पेबल होंगे विद अ रीजनेबल टाइम। लेकिन फिर रीजनेबल टाइम को कैसे डिमांड करोगे, तो या तो आप अच्छे से उसके अंदर टेन्योर डाल दो, डालनी ही चाहिए, डाल देनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं डाली है तो दे आर पेबल ऑन डिमांड, वे मांग पर देय होते हैं। इसका आंसर सी रहने वाला है। ओके, आप याद रखेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर के निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। सो ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ,
दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस द वर्ड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चूंकि ये आपका अधिनियम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, ये कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड को किस में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे इसको बोलते कभी कभी किस्मत खराब। अभी अभी अपन ने सेक्शन 4 जैसे 4, 5, 6 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया, 9 देख लिया। 4 में था प्रोमिसरी नोट, 5 में था बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 के अंदर था चेक, 9 के अंदर था होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी यथाविधि धारक। ठीक है, ये था। लेकिन अब इसने पूछा कि बताओ विनिमय साध्य विलेख को किस में परिभाषित किया गया है। तो अब ये भी एक मुसीबत है, चूंकि ये पुराना एक्ट है ना। अभी आजकल जो एक्ट बनते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें अल्फ़ाबेटिकली सेक्शंस होते हैं। पहले ए वाले के सेक्शंस आएंगे, फिर बी वाले के, फिर सी वाले के। तो वो याद रखना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी होता है। कोई कोई बंदा लॉजिक लगा के भी याद कर लेते हैं। नेगोशिएबल में एन पीछे आएगा, ये लॉजिक लगा के वो चले जाते हैं। लेकिन वही वो कोई, मैं अगर ये लॉजिक दूंगा तो बोलूँगा अच्छा बी तो 5 पे आ गया और अब आप कह रहे हो एन पीछे आएगा, मतलब ठीक है। कुल मिला के अब बात ये है, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज यानी प्रोमिसरी नोट का बोलना चाहिए था मुझे। प्रोमिसरी नोट पीछे आता है MNOP, तो पी तो पहले आ गया सेक्शन 4 में, खोर कंफ्यूज नहीं करता। बात यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किस में डिफाइन किया गया है, तो इसको धारा 13 में डिफाइन किया गया है। अब सर फिर हम कैसे याद करेंगे, याद ही करना पड़ेगा, रट्टा ही लगाना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। बाकी तो आपको ट्रिक भी बना लो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 13 है वो मेरा हो जाता है, मेरा जो है वो 13 हो जाता है। कि कैसे, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, विनिमय साध्य। विनिमय का क्या मतलब है, एक्सचेंज करें, जिसको अपन इधर से उधर दे सकें। तो 13 हो जाता है वो मेरा, 13। क्या घटिया लॉजिक है, पर सेक्शन 13 इसका आंसर है। और एक और बात बताता हूँ, अब आप देखो, आपने ये पन्ना देखा था, आज की ही वीडियो में 2 बार देखा था, लेकिन फिर क्या हुआ, जल्दी से है तो मैंने पन्ना हटा दिया। लेकिन सोचो ये आपका हार्ड कॉपी में होता। तो जब मैं CA की पढ़ाई करता था तो कहते थे कि अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो तरीका क्या है कि सारा पढ़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अभी इतना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन जीत इसी में है, सारा पढ़ना नहीं है। यानी इतना सिलेबस है कि सारा पढ़ भी नहीं सकते और कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो यानी सारा इंपॉर्टेंट भी कवर कर लो, वो वाली बात है। अब जैसे इसमें था 4 में, या मैं नहीं बोलूँगा 4, 5, 6, 4, 5, 6 के बाद 9 में होल्डर इन ड्यू कोर्स यथाविधि धारक को बताया गया था और 13 नंबर पे थे यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। तो अब क्या है, जब पन्ने को देखो तो जैसे आंखें जैसे स्कैन करती है ना मशीन, फोटोकॉपी मशीन कभी देखी है चलती हुई, तो उसमें वो स्कैन करती है। तो आपकी आंखें वैसे ऐसी होनी चाहिए, अगर आप कंपटीशन एग्जाम एक बार में क्रैक करने तो वो उसको पूरे को स्कैन कर ले। तो स्कैन अब कर ले कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने 11 बताया था देशी बिल के बारे में, 12 बताया था विदेशी बिल के बारे में, देशी बिल विदेशी बिल भी बताया था। 13 हो गया आज का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 14 होता है नेगोशिएशन और 15वां होता है एंडोर्समेंट यानी बेचान, अपना बिल किसी को दे देना। तो ये धाराएं आप सारी याद कर लो। और ड्रॉवर ड्रॉई वगैरह को डिफाइन किया गया है 7 में, बाकी बेचारा 8 रह गया। 8 है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है, कैसे भी याद कर लेना भाई, एग्जाम है तुम्हारा, तुम्हें क्रैक करना है, मेरी तो नौकरी लग गई, अब तुम्हें सोचना है तुम्हारा। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
अच्छा, कहता है एक पराक्रम्य लिखित, ये जो है ना इसको विनिमय साध्य विलेख या पराक्रम्य लिखित बोलते हैं, उसमें जो यथाविधि धारक है वो क्या कर सकता है इन 4 ऑप्शन में से। तो पहले मैं आपको बताऊं ये होता कौन है। जैसे सपोज करो ए ने बी को माल बेचा, हाँ, और ए ने बी को फिर आदेशित किया कि आज से 3 महीने के बाद आप मुझे भुगतान करेंगे। बी ने कहा हाँ मैं भुगतान कर दूंगा, एक्सेप्टेड, यस। अब वो बिल यहाँ से डी से ए के पास आ गया, ठीक है, इसने लिखा, ए ने लिखा, बी ने स्वीकार किया, वो बिल घूम के ए के पास आ गया। ए ने बाद में वो बिल बेचान कर दिया सी को, ठीक है, सी हमारे ऊपर पैसे मांगता होगा ए के ऊपर, तो ए ने समथिंग वो बिल एंडोर्स कर दिया सी को, यानी सी को बोला कि सी तू 3 महीने के बाद बी के पास चले जाना, तेरे को बी पैसा दे देगा, टेंशन मत ले। मैंने इसको कह रखा है कि मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को भुगतान करे, तो चूंकि बिल मैंने तेरे को दे दिया है तो तू 3 महीने के बाद जाके भुगतान प्राप्त कर लेना। तो यहाँ पे सी कहलाएगा यथाविधि धारक। हालांकि यथाविधि धारक होने की कुछ शर्तें होती है, वो मैं अभी आगे आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो सी मान लीजिए यथाविधि धारक बन गया। अब बाद में सोचो, अगर बी ने धोखा किया, भुगतान मांगने पर भुगतान नहीं दिया, तो फिर क्या होगा? तो सी ए पे भी वाद प्रस्तुत कर सकता है और सी चाहे तो बी पे भी वाद प्रस्तुत कर सकता है। इन प्रैक्टिकल भले वो ए पे वाद प्रस्तुत कर सकता हो, लेकिन कहते हैं कि यथाविधि धारक पूर्ववर्ती किसी भी पक्षकार पे वाद प्रस्तुत कर सकता है। ए ऑप्शन कहता है कैन स्यू ऑल द प्रीवियस पार्टीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, वो किसी पे भी वाद प्रस्तुत कर सकता है, ये बात सही है। कैन स्यू, अच्छा कई लोग क्या होता है जैसे ए देख के आंसर लगा देते हैं ए फटाफट, पर कई बार क्या होता है, हो सकता है बी और सी पढ़ लो वो भी सही हो, फिर आंसर ऑल ऑफ द अबव, इसलिए एक बार तो सारे ऑप्शन पढ़ने ही चाहिए। बी कैन स्यू ओनली इफ परमिटेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, ये कह रहा है कि जो यथाविधि धारक है वो कभी तभी दावा कर सकता है जब उसे कोर्ट अनुमति दे, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। यथाविधि धारक मतलब बहुत पावरफुल चीज़ होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। कैन स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इफ परमिटेड बाय द पेई, कहता है कि वो तभी वाद प्रस्तुत कर सकता है जब पेई उसे इस बात की अनुमति दे, उसे किसी की अनुमति नहीं चाहिए। कैन नॉट स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, ये कह रहा है कि वो अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर ही नहीं सकता, ये भी गलत है। तो इसमें ए सही है, वह अपने नाम से बिल के सभी पूर्ववर्ती पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, उससे पहले आप यथाविधि धारक को अच्छे से समझ लीजिए। यथाविधि धारक वह व्यक्ति है जो निम्नांकित शर्तों को पूरा होना चाहिए, वह विलेख का धारक होना चाहिए। अगर मैं बताऊं सी कौन है, जैसे ए और बी ने आपस में माल खरीदा बेचा किया, तो सी कौन है? सी के पास पहली बात तो बिल होना चाहिए, यानी वो बिल का धारक होना चाहिए। यदि विलेख वाहक को देय है तो उस व्यक्ति का विलेख पे कब्जा होना चाहिए। कई बार जैसे ए लैंग्वेज का लिखता है, आप मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को या वाहक को बिल का भुगतान करें। वाहक मतलब जो आपके पास लेके आवे, जो बियरर हो, आप उसको भुगतान करें। अगर ऐसा है तो सी उस बिल का वाहक होना चाहिए। यदि विलेख आदेश अनुसार देय है तो वह व्यक्ति उस विलेख का आदाता या पृष्ठांकित होना चाहिए। और अगर हमने लिखा था कि आप मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को देंगे भुगतान, तो फिर उसका आदेशित व्यक्ति में नाम होना चाहिए। एक होता है जो बिल एंडोर्स करता है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं पृष्ठांकन करता, एंडोर्सर, और जिसको बिल एंडोर्स किया जाता है उसको बोलते हैं एंडोर्सी, पृष्ठांकिती। तो वो बिल का पृष्ठांकिती होना चाहिए। और सी को ये बिल जो है वो प्रतिफल के बदले में मिला हो, यानी सी को ये बिल थैंक यू में ना मिला हो, सी ने बदले में कुछ कभी ना कभी बी को दिया हो। सी मतलब पैसे मांगता हो, सी पैसे मांगता हो, उसके बदले में उसको वो विलेख मिला हो। यानी ये सब क्या बता रहे हो सर आप? ये यथाविधि धारक होने की शर्तें हैं जो उसे पूरी करनी होगी। वह व्यक्ति उस विलेख का धारक उसकी राशि देय होने से पहले अथवा उसकी परिपक्वता से पहले बन गया हो। इसका मतलब है, मान लो जो कि जैसे हमारी कहानी में था कि बिल अगर 3 दिसंबर को ड्यू हो रहा है तो सी के पास वो बिल 3 दिसंबर से पहले आ जाना चाहिए, नॉट आफ्टर दैट, मतलब बिफोर मैच्योरिटी उसके पास वो बिल आ जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने वह विलेख पूर्ण सद्भाव से प्राप्त किया हो। दूसरे शब्दों में, उस व्यक्ति के पास ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं रहा हो कि विलेख के अंतरणकर्ता के स्वामित्व में कोई दोष था। मतलब सी को ये मिला हो वो एटमोस्ट गुड फेथ में मिला हो। सी को मतलब इस बिल का स्वत्व या इसकी ओनरशिप कहीं से भी दूषित है इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो, यानी उसे ए फ्रॉड करके लाया है ऐसी कोई जानकारी उसके पास नहीं हो। अगर ए से इसने गुड फेथ में लिया है तो वो यथाविधि धारक बन जाएगा। और वह विलेख पूर्ण और विधिवत हो, उसके ऊपर जो भी स्टाम्प लगा होना चाहिए, डेट लगी होनी चाहिए, या जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के या चेक के कहें वैलिड होने के लिए जो सारे शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए।
ऐसी चीज़ अगर उसके हाथ में आती है तो वो यथाविधि धारक बन जाता है, और एक बार ये साबित हो गया तो वो अनादरण के केस में किसी भी पक्षकार को वाद प्रस्तुत कर सकता है। यही सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, वैसे इसकी PDF इसके नीचे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी फ्रीली। ठीक है, ओके। अ चेक इज़ अ डैश डैश ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड। अब आप सोचो चेक क्या होता है। सपोज करो मैं मेरा एग्जांपल दूँ, मेरा नाम वी है और मेरा बैंक अकाउंट ICICI में है या नहीं, ये सच्ची में नहीं बताऊंगा। मान लो ICICI में अकाउंट है, तो मैं जब चेक काटता हूँ तो क्या होता है, आप सोचो चेक काटता हूँ तो क्या होता है। सपोज करो मुझे भुगतान करना है मुझे अजय को, तो मैं एक चेक बनाऊंगा, चेक के ऊपर अजय लिखूंगा, अजय लिख के लिखूंगा 50,000 रुपये, राशि शब्दों में अंकों में लिख दूंगा। अब चेक तो हर किसी ने देखा ही है। तो अब इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ICICI बैंक को एक आदेश दे रहा हूं कि आप अजय को भुगतान कर दें। जैसे ही वो प्रस्तुत करे, डेट लगाई हुई हो सकती है, उस डेट के बाद, उस डेट को या उस डेट के बाद कभी भी उसका भुगतान करें। तो होता क्या है, बैंक ग्राहक के संबंध में क्या होता है, जो ग्राहक होता है यानी जैसे मैं विश्वजीत, मैं बैंक को एक तरह का आदेश देता हूं। अब आदेश की लैंग्वेज किसकी होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आदेश की लैंग्वेज होती है कि मैं आपको आदेशित करता हूं कि आप भुगतान करें। तो जब मैंने चेक पे अजय लिख के दिया तो मैं एक तरह से बैंक को आदेश देता हूं कि अजय आपके पास जब भी आए तो आप अजय को भुगतान करेंगे। तो एक चेक एक तरह का क्या होता है, विनिमय विपत्र होता है, जो मांग पर देय होता है, जो एक निर्दिष्ट मतलब एक तय बैंक पे होता है। मैं अजय को ये नहीं कहूँगा किसी भी बैंक में चला जा, मेरा नाम लियो तेरे को भुगतान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चेक पे ही प्रिंट होता है ना, ICICI का है तो वहाँ जाएगा, SDFC का है तो वहाँ जाएगा, उसकी किसी भी ब्रांच में जा सकता है, लेकिन जाएगा तो उसी निर्दिष्ट बैंकर में। तो ये चेक क्या होता है, एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक आदेश होता है जो एक पर्टिकुलर बैंक पे लिखा जाता है, पेबल ऑन डिमांड होता है। इसका आंसर ए रहेगा। होप आपको वीडियो समझ में आया। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमर्स की दुनिया में मेरे वीडियोस आपको बहुत काम आएंगे, खास करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ और इससे भी ज़्यादा कंटेंट फ्री में मिलेगा। थैंक यू।